बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पंजाब असम्बली, पंजाब हुकूमत, मेंबरान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया है और रेफरेंस फ़ाइल कर दिए गए हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ में आपको बताऊँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और बड़ी तादाद में अपीलों को रिमांड कर दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो आज अदालत से रिलीफ मिला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA के कत्ल में मुलव्वस थे, अदनान चौधरी के कत्ल में, और ये 8 फरवरी इलेक्शन में वो आज़ाद उम्मीदवार थे अदनान चौधरी, और ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, और तब उनका कत्ल किया गया। उस कत्ल के बाद इनका एक बेटा उसको भी नामज़द किया गया था जो मौजूदा नून लीग के MNA है, और इनको ये साबिक सेनेटर थे। फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जब इनकी दरख्वास्त खारिज होने लगी, इन्होंने वापस ले ली, विड्रॉ की, वहाँ से गिरफ़्तार हो गए। कुछ दिन जिस्मानी रिमांड रहा। जिस्मानी रिमांड के बाद एक छोटा मोबाइल जो पुराने दौर का वो रिकवर किया गया, और उसकी रिकवरी के बाद जुडिशल किया गया, और जुडिशल करने के बाद आज अदालत की जानिब से ये 2 हफ्तों में सारा प्रोसेस 302 का मुकदमा है। 302 के मुकदमे में पुलिस का ये मानना है, या पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई कि ये उसमें ज़िम्मेदार थे, ये मुलव्वस थे, और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई पुलिस ने ख़ुद रिकमेंड की थी। फिर उसके बाद चूँकि इस वक्त मौजूदा निज़ाम सारे का सारा उनको नहीं सज़ा देना चाहता या दे सकता, तो कैसे 302 के मुकदमे में सारा प्रोसेस हो गया, रिमांड भी हो गया, जुडिशल भी हो गया, ज़मानत भी हो गई, सारा कुछ हो गया, और वो आज रिहा हो गए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज माजिद हुसैन गादी ने, अब ये ऐसा नहीं है कि पहले मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त थी, वो खारिज हो गई और फिर आ गई सेशन जज के पास, नहीं, ये 302 का केस है। चूँकि ये डायरेक्ट इसका ट्रायल ही सेशन में होता है, तो इसकी ज़मानत भी डायरेक्ट सेशन में होती है। तो ये डायरेक्ट पहली ज़मानत थी, और पहली ज़मानत ही मंजूर कर ली गई। कत्ल मुकदमे में पुलिस ने रिकवरी भी कर ली थी, जो भी मोबाइल या जो रिकवर करना था वो रिकवरी भी हो गई थी, उसके बावजूद फौरी तौर पर ज़मानत मंजूर हुई। चौधरी अदनान के कत्ल केस में नामजद मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की ज़मानत 10-10 लाख मुचलकों की एवज़ मंजूर कर ली है। चौधरी तनवीर को 17 जून को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गिरफ़्तार किया गया था। आज है 28 जून, 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 11 दिनों में रिमांड सारा कुछ हो के ज़मानत, नोटिस, रिकॉर्ड, प्रोसिक्यूशन, सारा कुछ होने के बाद 11 दिन में 17 जून को गिरफ़्तार हुआ और 28 जून को ज़मानत मिल गई। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदनान के कत्ल की साजिश और मनसूबाबंदी की है। कत्ल का मुकदमा 12 फरवरी 2024 को थाना सिविल लाइन्स में दर्ज किया गया था। चौधरी अदनान को पुलिस लाइन्स गेट के करीब टारगेट करके कत्ल किया गया था। मुकदमे में चौधरी तनवीर के अलावा उसामा चौधरी, दानियाल चौधरी जो MNA है मौजूदा मुस्लिम लीग नून के, और चौधरी चंगेज़ भी नामजद थे। एडिशनल सेशन जज ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि मुलज़म के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं और बग़ैर शवाहिद के किसी शख्स को तवील अरसे तक गिरफ़्तार नहीं रखा जा सकता। अदालत ने हदायत की कि मुलज़म मुकदमे की पैरवी करे और अदालत की तलबी पर पेश हो। समाअत के दौरान वकील सफ़ाई चौधरी यासिर का कहना था कि चौधरी तनवीर ने इस मुकदमे में अपनी बेगुनाही साबित कर दी है और कत्ल साजिश से मुतल्लिक़ कोई शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए जा सके। उन्होंने बताया कि तमाम ज़मानती मुचलके थोड़ी देर में अदालत में जमा करवा दिए जाएंगे। चौधरी तनवीर दिल के शदीद आर्ज़े में मुब्तला हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि उनकी ज़मानत मंजूरी के बाद उनको फौरी रिहा किया जाए। वो जेल में भी नहीं गए। चौधरी तनवीर कहाँ पे थे? इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो ज़ेर इलाज हैं। वो कहाँ हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। वो जो 11 दिन भी गुजारे हैं ना, वो भी उन्होंने जब उनका रिमांड ख़त्म हुआ तो वो कहाँ गुजारे? इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो ज़ेर इलाज हैं, ये कहा गया। अदालत ने कहा जी फ़ौरी उनकी ज़मानत मंजूर की जाती है और फ़ौरी उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया हमारे निज़ाम की जानिब से, और अदालत ने कहा कि जो उनको फ़ौरी तौर पे रिहा किया जाए। अब हम आ जाते हैं जो दूसरी एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतों की दरख्वास्तों पर आज अदालत ने लंबे अरसे के लिए ज़मानतें मंजूर करते हुए, ज़मानतों में तोसी देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ये वो मुकदमात हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ जो जेलों में है और जो पेश हो रहे हैं उनकी हद तक चलान जमा हो चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में इमरान खान समेत जो क़यादत है और कारकुनान है उनकी हद तक अभी चलान ही नहीं जमा हुए। उनके अबूरी ज़मानतें नहीं डिसाइड हो रही, अबूरी ज़मानतों के ऊपर ही अदालत की जानिब से तारीख़ें दी जा रही हैं, और चूँकि पुलिस तफ्तीश मुकम्मल नहीं करती, तफ्तीश मुकम्मल होगी, चलान जमा होगा तो इनकी हद तक ट्रायल आगे चलेगा, तो इनकी हद तक ट्रायल आगे चल ही नहीं पा रहा।
لاہور کی دہشت گردی عدالت میں اور عمران خان کی جو ضمانت خارج ہوئی تھی پچھلے سوموار کو، یہ جو سوموار گزرا ہے، آج سیچرڈے آ گیا ہے، ایک ہفتہ ہونے والا ہے، آج تک ریٹن آرڈر نہیں آیا، عمران خان کی ضمانت کا تحریری آرڈر نہیں آیا کہ اس کو سپریم کورٹ چیلنج کیا جا سکے۔ اور پھر ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، ان کی ضمانت کی درخواستیں جو زیر التوا ہیں دہشت گردی عدالت لاہور میں، وہاں پروسیکیوشن کہتی ہے کہ عمران خان کی ضمانتیں خارج ہونے کا تحریری فیصلہ آ جانے دیں اور پھر اس کے مطابق آپ ان کی درخواستوں کو بھی ڈیسائیڈ کریں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اعجاز چودھری وغیرہ کی ضمانت کی درخواستوں میں آ چکا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ جہاں لاہور ہائی کورٹ نے پروسیکیوشن کو ریلیف دیا اور عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی، پروسیکیوشن چاہتی ہے کہ ان فیصلوں کا انتظار کر لیں تاکہ ان فیصلوں کو پارٹ آف دی ریکارڈ بنایا جا سکے اور پھر ان سب کی ضمانتیں بھی اس بنیاد پر خارج ہوں۔ اور عدالت، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انوکھا عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں یا استدعا کرتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالتیں پھر فوری طور پر مانتی بھی ہیں۔ پورا نظام تو ایسے چل رہا ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی کہ کیسے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ لاہور کی دہشت گردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں عبوری ضمانت 8 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ کتنے؟ 8 جولائی کا پورا مہینہ 8 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک عبوری ضمانت ڈیسائیڈ نہیں ہوگی، عبوری ضمانت کیوں پینڈنگ ہے کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی، جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوگی تو چلان نہیں جمع ہوگا۔ 173 کی جو رپورٹ ہے جس کو چلان کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ انڈر سیکشن 173 CRPC، اس کو چلان کہا جاتا ہے۔ اب جب تک چلان نہیں جمع ہوگا تو فرد جرم عائد نہیں ہوگی، ٹرائل شروع نہیں ہوگا۔ چلان کب جمع ہوگا؟ جب تفتیش مکمل ہوگی، تفتیش مکمل ہوگی تو عبوری ضمانتیں ڈیسائیڈ ہوں گی۔ تو تفتیش مکمل نہیں ہوئی تو پھر جب تفتیش چند ملزمان کی حد تک مکمل نہیں ہوئی تو آپ کیسے ٹرائل آگے بڑھا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اب 10 گواہوں کے بیانات قلم بند کروا رہے ہیں، اور جب پروسیکیوشن کی جانب سے اگر گواہ پیش کیے جاتے ہیں اور وکیل صفائی دوسرے مقدمے میں مصروف ہوتا ہے تو آپ سرکاری وکیل مقرر کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو نظام ہے اس کو پھر آپ نے جس طریقے سے چلانا ہے یہ تو پھر سب کے سامنے ہے۔ جج منظر علی گل نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عمر ایوب کی جانب سے ایک پیشی سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جسے عدالت نے منظور کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جناح ہاؤس حملہ کیس، عسکری ٹاور حملہ کیس اور پولیس اسٹیشن کو آگ لگانے کی 3 مقدمات میں ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ وہی جج ہیں منظر علی گل، انہوں نے عمر ایوب کو 8 اگست تک ضمانت ان کی منظور کر لی ہے، 8 اگست تک ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ صنم جاوید کی ضمانت کی درخواست اس ہفتے سوموار کے لیے مقرر تھی اور جسٹس فاروق حیدر صاحب موجود نہیں تھے۔ اب فاروق حیدر صاحب تشریف لے آئے ہیں لیکن ان کی ضمانت کی درخواست ایک ہفتہ ہو گیا ہے، دوبارہ سماعت کے لیے نہیں، ایک دفعہ تو لیفٹ اوور ہو گئی یا ری شیڈول ہو گئی یا ری لسٹ ہو گئی، دوبارہ سماعت کے لیے نہیں مقرر ہوتی، دوبارہ اس کے اوپر کوئی سماعت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ نظام ہے جو چلتا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام مقدمات کو آگے کیسے لے کے چلتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے آرگومنٹس بھی ہوں گے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1594 اپیلیں جو سول اپیلیں تھیں، چونکہ اب پہلے پنجاب میں کیا تھا کہ 5 کروڑ روپے مالیت تک کا جو مقدمہ تھا یا اس سے کم مالیت کا مقدمہ تھا تو سول عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل جاتی تھی ڈسٹرکٹ جج، اور اگر 5 کروڑ سے زائد مالیت کا کیس ہے تو پھر سول جج کے فیصلے کے خلاف ڈائریکٹ جائے گی لاہور ہائی کورٹ یا ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد میں کیا تھا کہ سول جج کے فیصلے کے خلاف اپیل ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی تھی، اب اسلام آباد میں بھی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے اور سول جج کے فیصلے کے خلاف اپیل جائے گی ڈسٹرکٹ جج کے پاس۔ اس بنیاد پہ 1594 اپیلیں جو سول اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھیں وہ ساری واپس بھیج دی گئی ہیں ڈسٹرکٹ ججز کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے جج تعینات کیے گئے اور جس مقصد کے لیے نئے جج تعینات ہوئے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ جو 1500 سے زائد اپیلیں ان کو ڈیسائیڈ کر دیں اور نئے سرے سے جو اپیلیں آئیں گی وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گی، وہ ڈسٹرکٹ ججز کے پاس چلی جائیں گی، لیکن وہ ساری واپس کر دی ہیں۔ اور اگر یہ ساری واپس ہو گئی تو اس کے بعد تو میرے خیال میں کافی حد تک کام ہی ختم ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا۔ سول کورٹس ایکٹ 2025 میں سول ججز فیصلوں کے خلاف اپیلیں ڈسٹرکٹ ججز کے سامنے دائر کرنے کی ترمیم کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت 1594 یعنی 1600 سول اپیلیں ڈسٹرکٹ ججز کو بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق سول کورٹس ترمیمی ایکٹ کے بعد سول اپیلیں ہائی کورٹ کی بجائے ڈسٹرکٹ ججز سنیں گے۔ سول کورٹس ایکٹ کا اطلاق پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تمام سول اپیلوں پر بھی ہوگا۔ خود ہائی کورٹ نے ماضی سے اطلاق کو مان لیا۔
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आज़म खान और इनाम अमीन मिनहास ने यह फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिविल जजेस के फैसलों के खिलाफ तमाम अपीलें डिस्ट्रिक्ट जजेस को भेजी जाती हैं। अदालत आलिया के फैसले के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जजेस अपीलों को एडिशनल सेशन जजेस के सुपुर्द करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मुतल्लिका अपीलें 2013 से ज़ेर इल्तवा हैं। इन अपीलों पर तरजीह बुनियादों पर कार्रवाई और जल्द फैसला किया जाए। अदालत आलिया के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट के पास मुकदमा खुद से या किसी फरीक की दरख्वास्त पर एक से दूसरी अदालत मुंतकिल करने का अख्तियार मौजूद है। 2013 से अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। 2025 में इंसाफ ये हुआ कि उनको वापस डिस्ट्रिक्ट जजेस को भेज दिया। अब डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास फिर समनिंग शुरू होगी, नोटिस आएंगे, नोटिस होने के बाद कार्रवाई होगी और फिर अपीलों के ऊपर 2013 से जो अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं वो 2025 में भी इल्तवा हैं। और अभी भी जब ये ट्रांसफ़र होते होते आगे छुट्टियां आ जाएंगी अगस्त की, अगस्त के बाद सितंबर में लगेंगी, फिर समनिंग होते होते 1 साल लग जाएगा। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। और इस तरीके से और आप हमारे मुल्क की क्या बात करते हैं, यहाँ पर प्रिंसेस हैं, प्रिंस हैं, क्वीन है, यहाँ पे किंग है और यही निज़ाम है इनका। शहज़ादे, शहज़ादियाँ, मलका, बादशाह, बस ये निज़ाम है हमारे मुल्क का। मरीम नवाज़ बतौर वज़ीर आला कल उन्होंने बजट से मुतल्लिक अपनी 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की पंजाब असम्बली में। अच्छा, बजट जब पेश किया तो बजट के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन लीडर की तकरीर थी उसके ऊपर हुकूमती बेंचों ने और हुकूमती अरकान ने शदीद एहतजाज किया। वो सारे मीडिया ने दिखाया कि हुकूमत एहतजाज कर रही है ताकि अपोजिशन लीडर गुफ्तगू ना कर सके। लेकिन मरीम नवाज़ आप मेरे ख्याल में तो 1 साल में कोई चंद एक दफ़ा उन्होंने को 2-3 दफ़ा तकरीर की होगी और उस पर इजाज़त नहीं है किसी भी अपोजिशन लीडर को कि वो एहतजाज करे। ये मैं आपको किसी इदारे की बात नहीं कह रहा, ये आपको जमहूरी जो असम्बली होती है ना, ये वहाँ की सूरत हाल है। और ये स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया था कि अगर मैडम मरीम नवाज़ के तकरीर के दौरान किसी ने शोर शराबा किया तो फिर कार्रवाई होगी। आज तक हम सुनते आए, ये नून लीग खुद बजट की कापियाँ फाड़ना, कापियाँ फाड़ फाड़ के मुँह पे मारना, बहुत कुछ करते आए हैं, ये सबके सामने है। लेकिन अब चूँकि निज़ाम ही ऐसा आ गया जिसको खुद वो मान चुके हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये जमहूरी निज़ाम नहीं है, तो फिर हाइब्रिड निज़ाम में तो आपको शुक्र करें 16 लोगों को मुअत्तल किया है, नाअहल नहीं कर दिया, उनको बिल्कुल ही नहीं फारिग कर दिया गया। हाँ, रेफरेंस ज़रूर भेजा जाएगा, ये भी बड़ी बात है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज करने वाले PTI अपोजिशन अरकान को स्पीकर मलिक मोहम्मद ख़ान ने सख्त कार्रवाई का निशाना बनाते हुए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने असम्बली रूल 210 सब रूल 3 के तहत 26 अपोजिशन अरकान को, 16 मैंने शायद पहले कहा था, नहीं 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए, 1-2 इजलास के लिए नहीं, 15 इजलासों के लिए मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ये अरकान अब आइंदा 15 सेशंस में, 15 सेशन से मुराद पूरा साल आप समझ लें, 15 सेशंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। मुअत्तल किए गए अरकान में PTI के मलिक फ़ाद मसूद, तनवीर असलम, इजाज़ शफ़ी, रिफ़त महमूद, यासर महमूद, कलीमुल्लाह ख़ान, मोहम्मद अंसर इकबाल, अली आसिफ, जुल्फ़कार अली, मोहम्मद मुज्तबा चौधरी, शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल, ख़याल अहमद कास्तरू, शहबाज अहमद, तैयब राशिद और इम्तियाज़ महमूद, अली इम्तियाज़, राशिद तुफ़ैर, राय मोहम्मद मुर्तज़ा, खालिद ज़ुबैर, साइमा कंवल, मोहम्मद नईम, सजाद अहमद, राना औरंगज़ेब, शुएब अमीर और उसामा अली गुजर शामिल हैं। इन अरकान ने सूबाई असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मौजूदगी में उनकी तकरीर के दौरान नारेबाजी की, जिस पर असम्बली की कार्रवाई मुतासर हुई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे के कागजात फाड़ कर हुकूमती बेंचेस पर फेंके। इस दौरान गैर पार्लिमानी ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई। मुअत्तली के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए PTI रहनुमाओं ने कहा कि एहतजाज हमारा आइनी हक़ है, इसे दबाया नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कि स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ सुनकर फैसले दे रहे हैं। मुअत्तल अरकान ने कहा कि जब तक टिकटॉक वज़ीर आला साल में असम्बली नहीं आएगी तो एहतजाज तो होगा। पंजाब असम्बली के मियाँ मलिक मोहम्मद जो स्पीकर है मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने कहा कि अरकान ने इख्तियारात को नज़रअंदाज किया, एहतजाज की भी हद होती है, ऐवान की हुर्मत और नज़्म व ज़ब्त को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक़ तस्लीम शुदा है लेकिन उसकी हदूद आइन, कानून और कवायद के ताबे है। स्पीकर ने आलमी पार्लिमानी रवायात का हवाला देकर हंगामा आरई को गैर पार्लिमानी करार दे दिया। ये हम किस आइनी बेंच को रोएं, रिज़र्व सीट्स को रोएं, यहाँ अगलों ने 26 और फिर उन्होंने कहा कि मैं रेफरेंस भी भेजूंगा। रेफरेंस किसको? इलेक्शन कमीशन को। भाई इन्होंने गैर पार्लिमानी काम किया, इनको नाअहल करार दें। 26 मेंबरान हैं। अच्छा, अब ये जाएंगे
پی ٹی آئی کے دور میں تو کسی ممبر کے خلاف کارروائی ہوتی تھی یا اسپیکر تھے پرویز الہی اور اجلاس نہیں بلایا جاتا تھا تو ڈائریکٹ ہائی کورٹ جاتا تھا معاملہ، 5 رکنی بینچ بن جاتے تھے۔ اب تو ہائی کورٹ جائیں گے تو الٹا جرمانے کروا کے واپس آئیں گے، ان کو پتہ ہے آگے بھی تو وہی نظام ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔